Assalamu alaikum. Beta, today we will discuss International Accounting Standard 1, which specifically deals with presentation of financial statements. Before moving ahead, let me talk about whatsoever we have discussed in the previous lecture. तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी या कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था। फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है, उसके ऊपर कुछ डिटेल डिस्कशन हुई थी। फिर हमने बात की थी ये स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने IAS और ISAs में जो है वो फर्क किया था कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ऑडिट क्या होते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी हम लोगों ने टर्म्स जो थी वो डिस्कस की थी। एनी हाउ दैट वाज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ऑन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। बेटा इसमें मैंने कुछ बेसिक चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट की हैं। डिटेल्ड डिस्कशन के लिए आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके भी इसको इस स्टैंडर्ड को डिटेल में देख सकते हैं। ओके, IAS 1 was issued by ISAC, International Accounting Standard Committee, revised in December 2003 and amended in August 2005. ISAC is a part of regulatory framework. आपको दूसरी वीडियो में डिफरेंट जो है वो बॉडीज हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेपरेशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेशंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवन इम्प्लीमेंटेशन। तो आप लोग जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के नाम से मेरा लेक्चर होगा उसमें देख सकते हैं। तो एनी हाउ दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल बॉडी ऑफ इशूइंग स्टैंडर्ड्स। तो ये स्टैंडर्ड जो है वो देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम जो है वो रिवाइज हो रहा है। तो रिवीजन की वजह क्या हो सकती है बेटा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपने कुछ उसमें एडिशन करनी है या आपने स्टैंडर्ड में कुछ जो है वो चीजें सब्सट्रैक्ट करनी है तो इस वजह से भी स्टैंडर्ड रिवाइज की जाती है अकॉर्डिंग टू नीड। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड एक दफा बन गया तो वो एक स्टैंडर्ड है हमेशा वैसे ही रहेगा। तो जरूरत के मुताबिक इसको चेंज किया जाता है। हाँ, जब IFRS लॉन्च किए गए और उससे पहले जितने भी IAS थे सारों को कंसिडर किया गया और उनमें से कुछ ऑब्सलीट हो गए, कुछ को अमेंडमेंट्स की गई और वो अब भी जो है वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो अगेन स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज किया गया इन 2005 में और 2003 में। तो इसको बेसिकली इसकी रीजन थी कि एक कन्वीनियंस लाई जा सके। तो दैट वाज द रीजन ऑफ इशूइंग द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अब इसके अलावा इस स्टैंडर्ड में, इसको डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है जो अभी हम आप अगली स्लाइड में देखेंगे। Okay, before moving towards the concepts, let me talk about the objective of International Accounting Standard 1. The objective is presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities. बेटा इसमें तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1, ऐसी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएं दैट इंश्योर द कंपैरेबिलिटी, कि कंपैरिजन किया जा सके। एक चीज अगर स्टैंडर्डाइज है, एक ही तरीके से बन रही है, वो मैं बनाऊंगा या मेरे अलावा कोई भी अकाउंटेंट जो है वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरी कंट्री में बैठ के बना रहा है, वो भी अगर उसी पैटर्न पे बना रहा है तो उनको कंपेयर करना बेटा इजी हो जाता है क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है।
The entities financial statements of previous periods with and with the financial statement of other entities. एक तो आप उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने ही प्रीवियस पीरियड्स के साथ रिलेट कर सको, क्योंकि सारी की सारी एक स्टैंडर्ड पे बनी हुई है। एक तो अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपैरिजन हो सकता है एंड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर एंटिटीज, और हम उसको दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी एक पैटर्न पे बनी है। यही इसका ऑब्जेक्टिव था कि कंपैरेबिलिटी हो सके, कंपैरिजन किया जा सके। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। स्कोप का ही मतलब है कि बेटा ये स्टैंडर्ड जो है वो इसकी हदूद कितनी है, कि कितने एरिया पे इंप्लीमेंट होता है, वेदर इट्स अ यूनिवर्सल, ये हर चीज पे अप्लाई हो रहा है, और इट हैज अ लिमिटेड स्कोप, अगर स्कोप है तो वो कितना है। जैसा आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, या आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं लॉ ऑफ यूटिलिटी। चले यूटिलिटी की बात करते हैं। तो यूटिलिटी क्या थी वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि यूटिलिटी का लॉ ये कहता है कि आप जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते जाएंगे, हर नई आने वाली प्रोडक्ट जो है उसका जो है वो यूटिलिटी कह सकते हैं, या सेटिस्फेक्शन जो है उन प्रोडक्ट्स की आने वाले यूनिट्स की कम होती है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा। तो इस यूटिलिटी का भी एक स्कोप है, ये कुछ चीजों पे अप्लाई नहीं होती। अगर तो आपकी प्रोडक्ट्स के यूनिट्स ही छोटे छोटे हैं, रीजनेबल यूनिट्स नहीं है, तो हर नया आने वाला यूनिट आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन लेवल कम नहीं हो सकता है, वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे जाए। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, उसका भी एक अपना स्कोप है। डिमांड का लॉ कहता है कि प्राइसेस जो है वो अगर ऊपर जाती हैं तो डिमांड गिर जाती है, प्राइसेस नीचे आती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर है डिमांड का। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता, लाइक बेसिक नेसेसिटीज हैं। अगर प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो क्या हम लोग खाना छोड़ देंगे? नहीं, उस पर इफेक्ट नहीं उस तरह से आएगा। तो बेटा इसी तरह से डिफरेंट जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, डिफरेंट जो लॉज होते हैं, इनका अपना अपना एक स्कोप होता है। तो IAS 1 का भी एक अपना स्कोप है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जितनी भी कारपोरेट सेक्टर पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही है उनके ऊपर ये IAS 1 अप्लाई हो रहा है। नंबर 2, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, अब ये कंसोलिडेशन क्या है? आपने वो पेरेंट और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एक मल्टीनेशनल है वो जो ग्रो करती है और उसके डिफरेंट जो है वो कंट्रीज में अपने फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो उसकी एक पेरेंट है और डिफरेंट और उसके सेटअप्स हैं, उनकी सब्सिडरीज हैं। तो पेरेंट्स और सब्सिडरी अलग अलग तो अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, अलग अलग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो जो है वो पब्लिश उनकी हो रही हैं। अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए और एज ए होल उस ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी आप देख सकते हैं मल्टीनेशनल की एनुअल रिपोर्ट्स, उनमें उन एनुअल रिपोर्ट्स में आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नजर आ रही होंगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी नजर आ रही होंगी। सेपरेट मींस के उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्च कर रही है ये एनुअल रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड उसकी जितनी भी ग्रुप में उसके स्ट्रक्चर में कंपनीज आ रही हैं वो सारी की सारी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। एंड जनरली इट इज सूटेबल फॉर ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जनरली उस पे IAS 1 अप्लाई होता है। IAS 1 मींस कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी कैसे है,
उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आप जब भी जरा एक मिनट के लिए गेस करें, जरा सोचें कि जब से आपने इस कॉमर्स फील्ड को ज्वाइन की है, आप इनकम स्टेटमेंट को एक ही तरीके से बनता हुआ देख रहे हैं। बैलेंस शीट का भी एक पैटर्न है, ये पैटर्न हमें किसने बताया? दिस पैटर्न इज गाइडेड बाय द स्टैंडर्ड्स, ताकि इन्वेस्टर जो है वो या स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इनको, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपेयर कर सकें और अपना डिसीजन ले सकें, उनको आसानी हो। लेकिन एक चीज इसके स्कोप से बाहर है, नॉट एप्लीकेबल फॉर इंटरम डिस्क्लोजर, क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड है IAS 34। तो इंटरम डिस्क्लोजर के लिए IAS 1 जो है वो अप्लाई नहीं होता। इंटरम डिस्क्लोजर आपका उसके लिए एक अलग से स्टैंडर्ड है। ओके, these are the key points that were discussed in IAS 1, जो मैंने कुछ एक्सट्रैक्ट किए हैं स्टैंडर्ड्स में से, ये आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए। बड़ी बेसिक चीजें हैं। अभी ये जो लेक्चर है ये फाउंडेशन लेवल पे है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस अभी हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएं। जनरल पर्पस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। अब ये जनरल पर्पस क्या हुआ? अब जनरल पर्पस मीन कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड को सेटिस्फाई करें। अब स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, मैनेजमेंट है, क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, टैक्स डिपार्टमेंट जिसमें कह लें। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स को अगर अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से उन्हें मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं इन्वेस्टर हूं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो होते हैं, मैं या प्रपोज इन्वेस्टर कह ले, मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की उठाऊं तो मुझे अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर मैं क्रेडिटर हूं तो क्रेडिटर एज ए बीइंग ए क्रेडिटर, अगर वो वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उठाऊं तो मुझे उससे वो इंफॉर्मेशन जो मुझे चाहिए मिल जाए। क्रेडिटर ने अपने एनालिसिस करने हैं, जो है वो इन्वेस्टर जो है, इक्विटी होल्डर प्रोवाइडर जो है, उसका एक अपना इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट का अपना इंटरेस्ट है, हर एक ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना है। तो लिहाजा ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जो तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की नीड को सेटिस्फाई कर दे। ओके, मूविंग अहेड, मटेरियलिटी एंड एग्रीगेशन। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, खास तौर पे अकाउंटिंग में, या इसके अलावा आपने ऑडिट में इसको पढ़ा होगा। ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी डिटरमिन करना बड़ा जरूरी होता है। अब मटेरियलिटी क्या है? वो तमाम इंफॉर्मेशन जो मटेरियल हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स के डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है इनकम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करनी चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 1। अब मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होगी? ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर सके, जिसकी एक इंपॉर्टेंस है। और जो इमटेरियल है उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काम करते हैं मटेरियलिटी का। स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं हम लोग। एक स्टेशनरी अकाउंट के अंदर हम उस बड़ी चीजें आती हैं, हम अलग से रबड़, पेंसिल, शार्पनर, स्केल ये क्यों नहीं लिखते? दैट इज नॉट मटेरियल। उनको एग्रीगेट करते हैं और वो एग्रीगेट होके स्टेशनरी एक मटेरियल आइटम बन जाती है। अगर हम रबड़, पेंसिल, शार्पनर इन सारों के अकाउंट बनाना शुरू कर दें तो बेटा फिर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से एग्रीगेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्रीगेट कर देते हैं। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एग्रीगेशन समझाता हूँ।
ऑडिटर ने मटेरियलिटी को क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है कि वो, फॉर इंस्टेंस मैं ऑडिटर हूं, मैंने देखा जी 5000 से ऊपर वाले वोचर जो है वो मटेरियल है, 5000 से नीचे वाले वोचर जो है वो इमटेरियल है। बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। फॉर इंस्टेंस मैंने ये रूल ऑफ थंब बनाया, अब मैं सारे 5,000 से ऊपर वाले वोचर चेक कर रहा हूं। अब हो सकता है कि 3,000 या 4,000 के कई वोचर जो हैं, या 8-10 या 4-5-6 वोचर जो हैं उनमें प्रॉब्लम हो, तो एग्रीगेट होके मटेरियल बन रही है अमाउंट। अब 4,000 के 5 वोचर हो, 20,000 रुपये बन जाता है। तो मटेरियलिटी और एग्रीगेशन दोनों का ख्याल रखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपोनेंट्स वर्सेस एलिमेंट्स, इसके ऊपर हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। 5 ही कंपोनेंट्स होते हैं, 5 ही एलिमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। बच्चे इसको जो है वो मिक्स कर देते हैं, एलिमेंट्स को कंपोनेंट्स बना जाते हैं और कंपोनेंट्स को एलिमेंट्स। इसमें बेटा बी केयरफुल कि 5 कंपोनेंट्स हैं और उनके अंदर 5 ही एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, फेयर प्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड का या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जो बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन है कि और इसमें जो हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो मेन चीज होनी चाहिए, जो मेन क्वालिटी होनी चाहिए कि दैट मस्ट बी अ फेयर प्रेजेंटेशन। साल के बाद या जितने टाइम के बाद भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, कंपनी के जो इंटरनल मैटर्स हैं उनको रिवील कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी फेयर। अब फेयर से क्या मुराद है? मैं जनरली कहा करता हूं बेटा, दो चीजें हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो हम ये कह सकते हैं कि वो दैट इज अ फेयर प्रेजेंटेशन। दो चीजें मौजूद हो। नंबर 1, अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी क्राइटेरिया की बुनियाद पे बने हुए हैं, क्राइटेरिया से मुराद है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की बुनियाद पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो फेयर प्रेजेंटेशन होती है, हम कह सकते हैं कि दिस इज फेयर प्रेजेंटेशन। हाँ, प्लस दूसरी बात, एक बात तो ये कि स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो किया हो, दूसरी बात ये है कि उसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसको फॉलो करते करते मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। अगर ये दोनों चीजें मौजूद हैं, यू आर फॉलोइंग या कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, नंबर 1 कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड, एंड नंबर 2 नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो हम कह सकते हैं कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे आर रिफ्लेक्टिंग द ट्रू पिक्चर, ये बिजनेस के अंदर की हालात जो है उसको सही तरीके से उनकी अक्कासी कर रही है। नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न। अब ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? ये बड़ी आसान चीज है, आप लोगों ने बड़ी दफा पढ़ा है कि फॉरसीबल फ्यूचर के लिए बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन IAS 1 क्या कहता है? IAS 1 कहता है कि तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ये समझा जाएगा कि गोइंग कंसर्न की बुनियाद पे बनाई जा रही हैं, अनटिल और अनलेस अगर आपके कोई इंटेंशन है कि आप 2022 में, मतलब अगले साल में फाइनेंशियल अपनी बिजनेस को क्लोज करने जा रहे हैं, वाइंड अप करने जा रहे हैं, यू आर इंटेंडिंग टू वाइंड अप योर बिजनेस, तो बेटा आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 2021 के एंड पे बना रहे हैं उसमें डिस्क्लोज करना है। अगर तो ऐसी कोई बात नहीं है, होने को बिजनेस 2022 में क्लोज हो सकता है, आपकी इंटेंशन क्या है? अगर आपकी इंटेंशन क्लोज करना नहीं है तो फिर वो समझा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न पे बनी है, लिखा नहीं होगा लेकिन समझा जाएगा इंप्लाइड है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, बोल के या लिख कर, इसे एक्सप्रेस कहते हैं, इंप्लाइड अपने बाय द वे ऑफ कंडक्ट, बाय जेस्चर्स पोस्चर्स, तो इसी तरह से इंप्लाइड ये समझा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न है। हाँ, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो फुट नोट्स में या एक्सप्लेनेटरी नोट्स में इसको लिखा जाता है, ये IAS 1 की रिक्वायरमेंट है। ओके, मूविंग अहेड, कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। अब ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है,
IAS 1 कहता है प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे प्रेजेंटेशन एक क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, अगले साल में कोई और क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, फिर एक दो साल बाद अपना क्राइटेरिया फिर बदल रहे हैं। तो बार बार चीजों को ऑल्टर नहीं करना, अपनी मेथोडोलॉजी अगर चेंज करनी है तो उसको भी जस्टिफाई करना है अनटिल अदरवाइज आप लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें गाइड करता है कि भाई देयर मस्ट बी कंसिस्टेंसी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट IAS एंड IFRS, बड़ी डिटेल में इसकी बात हुई थी कि IAS क्या होते हैं, IFRS क्या होते हैं। तो उन बच्चों के लिए जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि बेटा IAS जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है, दिस इज जस्ट द चेंज इन नेम। 2001 से पहले पहले जो स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए जाते थे उनको IAS कहते थे। उसके बाद अब जो स्टैंडर्ड लॉन्च किए जा रहे हैं उनको IFRS कहते हैं। तो सिर्फ बेटा नाम तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि उनके रिस्पॉन्सिबल जो बोर्ड्स थे, जो रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटरी बॉडीज थी, उनके नाम तब्दील कर दिए गए। अगेन ये डिस्कशन आपको दूसरे लेक्चर में मिलेगी जिसमें मैंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिस्कस किया हुआ है। जब बोर्ड्स के नाम चेंज कर दिए गए तो उन्होंने आगे से अपने अपने रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स के नाम भी तब्दील कर दिए। दैट वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरा ख्याल है कि IAS 1 जब आप रीड करते हैं तो उसमें बेसिक लेवल पे इन चीजों का पता होना चाहिए। तो ये मैंने उसमें से एक्सट्रैक्ट किए हुए थे। बाकी डिटेल स्टडी के लिए इस लेक्चर के एंड पे, इन स्लाइड्स के एंड पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक को फॉलो करते हुए डिटेल में IAS 1 को देख सकते हैं। anyhow I'm moving ahead. ओके, ये स्लाइड मौजूद है बेटा, आप इसको रीड करें, देखें, बल्कि मैं आपकी आसानी के लिए साथ साथ खुद रीड कर देता हूँ। IAS stands for International Accounting Standards, while IFRS refers to International Financial Reporting Standards. IAS standards were published between 1973 and 2001, while IFRS standards were published from 2000 and onwards. ये वो 2001 के बाद जो पब्लिश हो रहे हैं वो IFRS है। IAS standards were issued by IASC, International Accounting Standard Committee, while the IFRS are issued by IASB, International Accounting Standard Board, which succeeded the IASC. पहले बेटा जो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी थी that was IASC, International Accounting Standard Committee. अब जो स्टैंडर्ड की जो कमेटी है इसको बाद में बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और बोर्ड जो है उसने जो स्टैंडर्ड लॉन्च किए उनका नाम IFRS रख दिया गया। Principles of the IFRS take precedence if there is contradiction with those of the IAS, and this results in the IAS principles being dropped. अब ये एक असूल रखा गया कि IAS भी मौजूद है, IFRS भी बन रहे हैं, अगर कहीं पे IAS में और IFRS में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो किसकी बात मानी जाएगी, किसको ड्रॉप किया जाएगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है IAS को ड्रॉप कर दिया जाएगा और जो अब स्टैंडर्ड बन रहे हैं IFRS उनको, उनका डिसीजन जो है वो प्रिवेल करेगा। तो दैट वाज
अबाउट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। और ये बेटा IAS 1 की रीडिंग के लिए एक हैंडसम एक अच्छा स्टफ मौजूद है। आप डिटेल में स्टडी के लिए इस लिंक पे जाके IAS 1 को थॉरोली स्टडी कर सकते हैं। और अच्छे स्टूडेंट्स बेटा वही होते हैं जिनके पास डेप्थ ऑफ नॉलेज होती है, जो चीज़ों को डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ जाता है। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को डिटेल में जाके देखेंगे। और अगर कोई आपको बेटा परेशानी हो, कोई कुछ पूछना हो, आप मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने क्लास का बनाया हुआ है उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या इसके अलावा ये जो आपको वीडियो मौजूद है इसके साथ नीचे कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली वी विल बी टॉकिंग विद न्यू हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसको भी हम जो है वो समझेंगे। तो अब इसके बाद डिटेल में आपको जो वीडियो मिलेगी दैट विल बी अबाउट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो इसको डिटेल में देखेंगे। थैंक यू सो मच।